फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, अगर एसी को ही हम डीसी की तरह उपयोग कर सकते हैं तो क्या होगा? तो आप लोग जानते हो एसी एसी करंट और डीसी में क्या डिफरेंस है कि एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते और डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं। एसी करंट को स्टोर क्यों नहीं कर सकते? किसी का क्वेश्चन आ रहा क्या कि एसी करंट को हम स्टोर क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और जो इसकी साइकिल जो होती है मैक्सिमम टू मिनिमम, मतलब ये मैक्सिमम जा रही है उसके बाद मिनिमम आ रही है, फिर माइनस मैक्सिमम जा रही है, फिर वापस से मिनिमम आ रही है। मतलब अगर मैं बोलूं कि इसके हाफ साइकिल में अगर मैक्सिमम वैल्यू 30 एम्पियर गई है तो हाफ साइकिल नेगेटिव जाएगी, जितनी हाफ साइकिल ऊपर गई है उतनी हाफ साइकिल नीचे की ओर जाएगी ऐसी, तो यहाँ पर भी आ जाएगी। मतलब 30 माइनस 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर वापस 0 हो जाएगी, मतलब 30 मैक्सिमम की ओर जा रही करंट। वो वैसे ही अगर नीचे भी देखो, नीचे भी मिनिमम की ओर 30 वापस आ जाएगी माइनस में, मैक्सिमम करंट मिनिमम माइनस करेंगे तो यहाँ इस पॉइंट पे वापस से करंट कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और डीसी में अगर आप लोगों ने 30 एम्पियर दिया, डीसी में अगर 30 एम्पियर दिया तो ये 0 हो रही है, ये 0 हो रही है? नहीं हो रही है। इसलिए इसका बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड डीसी करंट का कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है और एसी में वेरिएबल होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, कोई थ्योरी अगर पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि डीसी में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है। तो डीसी में मैग्नीट्यूड जो होता है करंट का वो कांस्टेंट होता है, बट एसी में वेरिएबल होता है। एसी में आप लोग मुझे बताओ कि जो फ्रीक्वेंसी होती है कितने मिलीसेकंड की स्पीड से चलती है? ये फ्रीक्वेंसी जो चलती है मैक्सिमम जाती है, फिर मिनिमम जाती है और वन साइकिल टोटल कंप्लीट करती है। टोटल वन साइकिल कंप्लीट करती है तो इसका टाइम रेटिंग कितना है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है फ्रीक्वेंसी? बताएगा कोई? एक साइकिल को पूरा कंप्लीट करने में कितना? 2 मिलीसेकंड। 2 मिली नहीं, 20 मिलीसेकंड। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 में टाइम, 1 में टाइम। अगर मैं टाइम अगर निकालने जाऊंगा तो 1 में क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी रख सकता हूं। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है, तो टाइम 1 में 50 कर दो, 1 में 50 कर दो, इसको काटो कितना आएगा? 0.02 सेकंड। टाइम का यूनिट क्या है? 0.02 सेकंड। अगर इसको मैं मिली में कन्वर्ट अगर करूं, मिली में अगर कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा? इसको मिली में अगर कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 3। तो 10 टू द पावर माइनस 3 अगर करूंगा मैं मिली में, अगर इसको कन्वर्ट करूंगा मैं तो टाइम इज इक्वल टू 20 मिली सेकंड हो जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद में 2 जीरो है, मैं अगर 3 जीरो लगाना चाहूंगा ये 20 मिली सेकंड हो जाएगी। ये 20 मिली सेकंड इसको बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है इंडिया में वो 20 मिली सेकंड की स्पीड से ये प्लस माइनस और माइनस टू प्लस हो जाती है। इस वजह से क्या होती है कि हमारे पास डीसी एसी करंट को स्टोरेज करने का कोई डिवाइस नहीं है और स्टोरेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैक्सिमम जाएगी उतने टाइम में मिनिमम भी हो जाएगी। मतलब जितने टाइम में मैक्सिमम स्टोर करेगी उतने टाइम में मिनिमम जाके वो डिस्चार्ज कर देगी करंट को। इसलिए एसी करंट को कभी चार्ज नहीं कर सकते। और इसकी टाइम की जो रेटिंग है कितनी स्पीड से माइनस प्लस पूरा साइकिल कंप्लीट करती है, तो लिख सकते हैं हम कि 20 मिली सेकंड स्पीड से ये साइकिल को पूरा कंप्लीट कर लेती है। 20 मिली सेकंड आप समझ सकते हो। ये जो लाइट जल रहा है, ये जो लैंप का जल रहा है, आपके घर में कोई लैंप जल रहा है, जो एसी आ रही है, एसी करंट आ रही है, और एसी करंट को हम जानते हैं कि एसी करंट माइनस टू प्लस हो रही है। मतलब ये करंट आप कभी भी 230 वोल्टेज को, जो आप लोगों ने कभी शॉक देखा हो, कभी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, तो क्या करता फर्स्ट में आपको वो छोड़ देगा। जैसे आप शॉक को पकड़ोगे तो आपका हाथ खुद आपकी बॉडी बोलेगी, आपकी बॉडी क्या करेगी? उसको छोड़ देगी उस कंडीशन में, मतलब वायर को छोड़ने की कंडीशन करेगी। उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एसी फ्रीक्वेंसी थी वो मैक्सिमम टू मिनिमम जा रही, मतलब एक टाइम में मैक्सिमम जा रही, फिर वापस से क्या हो रही? जीरो हो रही। मतलब वो जीरो होने की कंडीशन में आपको छोड़ देगी और जैसे मैक्सिमम की ओर वापस जाएगी तो आपको पकड़ लेगी। अगर आप ज्यादा टाइम तक कॉन्टेक्ट करके रखोगे हाथ को या फिर किसी बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक के, तो आपको उस बॉडी में मैग्नेट बना लेगी। लेकिन जैसे ही आप 230 वोल्टेज आप लोगों ने कभी किया हो प्रैक्टिस, या किसी ने किसी को कोई शॉक लगा हो कभी किसी चीज का, तो 230 जो वोल्टेज जो घर में आता है
सिंगल फेज, तो उसमें कभी शॉक अगर आपको लगा हो तो एकदम से जैसे ही आप शॉक लगोगे तो वो क्या करेगा, आपको डिस्कनेक्ट कर देगा, छोड़ देगा। छोड़ेगा इसलिए क्योंकि आपको मैक्सिमम टू मिनिमम की ओर जाएगा। मतलब 20 मिली सेकंड में क्या करेगा साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में वो टाइम कितना ले रहा है, 20 मिली सेकंड। क्लियर है इतना? एसी क्या करता है, एक साइकिल को पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लेता है? एसी एक साइकिल को पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लेता है? 20 मिलीसेकंड। 20 मिली 20 सेकंड। मिलीसेकंड। समय बोला, समय मतलब टाइम, समय मतलब टाइम, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो हम लिख सकते हैं कि 20 मिली सेकंड, एक साइकिल को पूरा करने में एसी करंट 20 मिली सेकंड लेती है टाइम। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि एक साइकिल एसी करंट को सप्लाई को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, तो ये 20 मिली सेकंड, ये ऑप्शन आता है इस टाइप से। और डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अगर डीसी में फ्रीक्वेंसी अगर रख देंगे तो हमारे इक्विपमेंट, जो आप लोगों को किसी को ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि जो इक्विपमेंट जो घर में चल रहे हैं, जो भी अपने पास, जैसे फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, जो जो चल रहे हैं घर में चलने वाले इक्विपमेंट, अगर उसको हम डीसी करंट पे ऑपरेट करें या डीसी करंट पे चलाए तो क्या जलेंगे या नहीं जलेंगे? तो मैं बोल सकता हूँ कि वो नहीं जलेंगे, वो नहीं जलेंगे। क्यों नहीं जलेंगे? क्योंकि जो इक्विपमेंट अपने पास आ रखे हैं वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन हो रखे हैं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन हो गए हैं। ठीक है, ये डिजाइन हो रखे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। आप कोई भी रेटिंग अगर देखोगे, जैसे फैन की रेटिंग देखोगे, ट्यूबलाइट की रेटिंग देखोगे, या किसी और चीज की रेटिंग देखोगे, चेक करोगे, तो रेटिंग के ऊपर एक तो वोल्टेज रेटिंग रहती है और एक फ्रीक्वेंसी रहती है। अगर स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है तो स्पीड भी रेटिंग रहेगी। जैसे फैन, मैं मान लेता हूँ कि ये सेलिंग फैन जो फैन छत में लगा, ये फैन, इसकी रेटिंग रहती है। आप लोगों ने कभी देखा होगा 230 वोल्टेज रहता है, 50 हर्ट्ज से रहता है, और इसकी स्पीड डिजाइन करती है, स्पीड कितनी, 700 आरपीएम, 1200 आरपीएम, इस प्रकार से स्पीड रहती है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा 50 हर्ट्ज मतलब एसी पे चलने वाला इक्विपमेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो हम बोल सकते हैं कि वो डीसी करंट पे चलने वाला इक्विपमेंट है। अच्छा मुझे ये बताओ, सिंगल फेज और थ्री फेज के बारे में क्या जानते हो? सिंगल फेज में कितने वायर होते हैं और थ्री फेज में कितने वायर होते हैं? कोई बता सकता है सिंगल फेज में वायर कितने होते हैं, थ्री फेज में कितने वायर होते हैं? सिंगल फेस में 1 वायर और थ्री फेस में 3। सिंगल फेज में 1 वायर, 2 रहते सर। 2 रहते सर। सिंगल फेज में 2 वायर होते हैं, क्योंकि एक क्या होता है, एक पॉजिटिव होता एक है, न्यूट्रल का। एक नेगेटिव। मतलब एक पॉजिटिव बोल सकता है, एक न्यूट्रल बोल सकता है। अगर कोई भी सर्किट को चलाना होगा, या आपको मान लो ये ट्यूबलाइट आपको जलाना है या बल्ब जलाना है, इस टाइप से ये बल्ब जलाना है, तो 2 टर्मिनल कनेक्शन करोगे तभी बल्ब जलेगा आपका। कोई भी Yes, सॉकेट sir. में आप सॉकेट में 2 टर्मिनल कनेक्ट करोगे, तो ये कलर कोडिंग पता है सभी को? कलर कोडिंग पता है RYB का? यस सर। कलर कोडिंग, जो फेज वायर होते हैं आर, वाई और बी, इस प्रकार से रहते हैं। ये फेज वायर आर वाई बी, इसका सीक्वेंस है। ये कभी एग्जाम में आता है कि फेज का सीक्वेंस कौन सा है, फेज का सीक्वेंस कौन सा है, तो हम बोल सकते हैं कि आर वाई बी। आर को हम बोलते हैं रेड वायर, वाई को बोलते हैं येलो वायर, और बी को हम बोलते हैं ब्लू वायर। और आप लोगों ने कभी न्यूटन का देखा हो, लास्ट में अगर 3 फेज 4 वायर, तो इसका कलर कोड कौन सा रहता है? ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक रहता सर। इसका कोड ब्लैक कलर का कलर कोड रहता है। ठीक है, तो ये फेज सीक्वेंस है अपना। थ्री फेज और सिंगल फेज की समझ में आना चाहिए कि सिंगल फेज जो घर में इक्विपमेंट में चलने वाला, इसका वोल्टेज रेटिंग कितना होता है? सिंगल फेज में कितना वोल्टेज आता है आपके घर में? 230। सिंगल फेज 230 के लिए वोल्ट। जो वोल्टेज रहता है वो 230 वोल्टेज रहता है, और थ्री फेज के लिए वोल्टेज कितना होता है? 440। 400 वोल्ट बोल सकते हैं, या 440 भी बोल सकते हैं। कोई कोई सी बुक में 440 वोल्ट भी लिखा है, तो उसमें कंफ्यूजन मत होना, 400 वोल्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन सिंगल फेज की आप कांस्टेंट वैल्यू रखना है कि 230 वोल्टेज सिंगल फेज में होता है। ठीक है, वायर कलर कोडिंग आपको, और फेज सिंगल फेज थ्री फेज में समझ में आ गया सभी को? अब हम डीसी मोटर में अगर बात करें, तो डीसी मोटर में बात करने से पहले हम मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक, आप लोगों ने ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर सभी ने देखा है ट्रांसफार्मर क्या वर्क करता है। हमारे सिलेबस में जो इलेक्ट्रिकल मशीन में हम क्या क्या देखेंगे, फर्स्ट तो हम ट्रांसफार्मर देखेंगे, उसके बाद
मशीन, मोटर, मोटर में कौन कौन सी आ जाएगी, एसी भी आ जाएगी अपनी एंड डीसी भी आ जाएगी। ठीक है, तीसरा अपना आ जाएगा जनरेटर, और चौथा आ जाएगा अल्टरनेटर, और पांचवा एक सिंक्रोनस मोटर भी आ जाएगी। ठीक है, ये चीजें हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में। एक तो ट्रांसफार्मर, मोटर, मोटर में कौन कौन सी, एसी मोटर है, डीसी मोटर, फिर जनरेटर और अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर। ये इलेक्ट्रिकल मशीन खत्म हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, या फिर और कोई टॉपिक है ऐसा आपके मन में? इसके अलावा और कोई टॉपिक है ऐसा जो इलेक्ट्रिकल मशीन में देखा आप लोगों ने? ठीक है, तो स्टार्टिंग से अगर मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊं कि ट्रांसफार्मर क्या वर्क करता है, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, कोई बताएगा मुझे? ट्रांसफार्मर देखा है किसी ने? ट्रांसफार्मर Yes, sir. देखा है किसी ने? क्या काम करता Yes, है sir, ट्रांसफार्मर? सर करंट को ट्रांसफर करता है, करंट को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर कर और किसी के मन में कोई नया सवाल? ट्रांसफार्मर की सर, हाँ, ट्रांसफार्मर के बारे में। वोल्टेज डाउन को करता डाउन है और voltage। अप करता सर। वोल्टेज को क्या कन्वर्ट भी करता है? करता है कम सर। ज्यादा और ज्यादा से कम करता कम है। ज्यादा वोल्टेज को कम करता है और कम को ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है, वोल्टेज का कोई काम नहीं होता है, वोल्टेज का काम इतना होता है सिर्फ कि वोल्टेज को कम या ज्यादा करना, मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग हम इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। मैं बोल सकता है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन। चलो ठीक है, है ना, थोड़ा पढ़ स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर की बात अगर करें तो ये डिपेंड किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस टाइप से वेंडिंग रहती है, सभी ने देखी? यस सर। V1 और V2। ठीक है, तो एक पहली कंडीशन तो ये मैग्नेट है। ट्रांसफार्मर की बॉडी आप लोगों ने देखी होगी, ट्रांसफार्मर कभी पावर हाउस पे या फिर कहीं गलियों में ट्रांसफार्मर जो लगे वहां पर कभी आप लोगों ने देखा हो, तो ट्रांसफार्मर पहली कंडीशन क्या होती है कि मैग्नेट होता है। एक मैग्नेट होता है, मतलब बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है कि आइसोलेट होती है। आप यहाँ देखोगे प्राइमरी और सेकेंडरी दो वेंडिंग होती है उसके अंदर, ये एक दूसरे की वेंडिंग है, कनेक्टेड है या नहीं है? प्राइमरी और सेकेंडरी दो एक दूसरे से वेंडिंग जो है वो कनेक्टेड है या नहीं है इलेक्ट्रिकली? क्या प्राइमरी वेंडिंग का जो वोल्टेज ये जा रहा है, यही वेंडिंग इससे कनेक्शन है या नहीं है सेकेंडरी से? ये पूछा मैंने। नहीं है। नहीं है, तो ये पहली हाँ। कंडीशन। तो ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिकली आइसोलेट। इलेक्ट्रिकली क्या है? आइसोलेट। मतलब ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेट मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिकली क्या होता है, वायर डायरेक्ट अगर कनेक्शन कर दूंगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, तो ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड बोल सकते हैं। अगर प्राइमरी का वायर और सेकेंडरी का वायर डायरेक्ट में कनेक्शन कर दूंगा तो ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड बोल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देखोगे कि प्राइमरी का वायर ऐसा गया, इस वेंडिंग में गया और वापस निकल गया, सेकेंडरी का वायर ऐसा गया और ऐसा वापस निकल गया। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली प्राइमरी और सेकेंडरी जो वेंडिंग होती है वो आइसोलेट होती है। मतलब आइसोलेट का मतलब क्या आ जाएगा? दोनों अलग अलग, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैग्नेटिकली कपल्ड होती है। मैग्नेटिकली कपल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? ये जो बॉडी है ये मैग्नेटिक पार्ट है, ये जो बॉडी है ये मैग्नेटिक पार्ट है ट्रांसफार्मर की। तो मैग्नेटिक पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी? एक फ्लक्स जाएगा। अगर मैं ट्रांसफार्मर में इनपुट दूंगा वोल्टेज, प्राइमरी वाइंडिंग में अगर इनपुट सप्लाई आपने दिया है यहाँ पर, तो ट्रांसफार्मर में पहली कंडीशन तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या करेगी? वाइंडिंग लपेटी। किसी मैग्नेट के ऊपर अपन इलेक्ट्रिकली जो नेटवर्क पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि एक मैग्नेट आपने लिया, उसके अंदर एसी करंट दिया और इसको लपेट दिया आपने। इंडक्टर में एक कंडीशन पढ़ी थी हमने। यस सर। मतलब एक मैग्नेट आपने लिया, उसके ऊपर एक वायर को आपने लपेट दिया और उसमें करंट सप्लाई दे दी, तो जो मैग्नेट था वो क्या करता है कि एक तो फ्लक्स को जनरेट कर लेगा, मतलब वो भी कंडक्टर पाथ बन जाएगा, कंडक्टिव पाथ बन जाएगा, मतलब इसमें भी करंट फ्लो होने लग जाएगी। लेकिन करंट के साथ साथ क्या होगी? वहां पर फ्लक्स जनरेट होगा, और फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, कि आपने कितने टर्न्स उसके ऊपर लपेटे।
कितने टन से उस मैग्नेट के ऊपर लपेट है, तो यहाँ पर भी डिपेंड करेगी। जो फ्लक्स एक नंबर ऑफ टन से आपने किसी मैग्नेट के ऊपर लपेट दिया, तो ये फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, एक तो नंबर ऑफ टन से के ऊपर डिपेंड करेगा, सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा, और बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होते हैं, और मैग्नेटिकली क्या होता है, ये कपल्ड होता है। मैग्नेटिकली कपल्ड होता है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होता है और मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। ठीक है, मैग्नेटिकली कपल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ये मैग्नेट की पूरी बॉडी है, ये मैग्नेट की बॉडी अलग अलग है क्या, एक ही बॉडी है, ये बॉडी टोटल बॉडी आपको दिख रही है ट्रांसफार्मर की। आप लोगों ने कभी ट्रांसफार्मर भी बाहर देखा होगा, तो पूरी तरह से क्या होता है कि पूरी तरह से पैक होता है, पूरी तरह से कपल्ड होता है मैग्नेटिकली, सब लिंक होता है सभी दूर से। देखा है ट्रांसफार्मर इस प्रकार से सभी ने? यस सर। यस तो सर। yes हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिकली ट्रांसफार्मर क्या है कि कपल्ड है, मतलब कपल्ड का मतलब जुड़ा हुआ, कपल्ड का मतलब क्या, जुड़ा हुआ। लेकिन इलेक्ट्रिकली क्या है, अलग अलग है, आइसोलेट है। पहली कंडीशन, दो कंडीशन यहाँ से आती है एग्जाम में कि ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज द, ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, तो ट्रांसफार्मर के ऑप्शन रहेंगे इलेक्ट्रिकली आइसोलेट एंड मैग्नेटिकली कपल्ड, पहली कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉडी के अंदर क्या जाएगा, इस बॉडी के अंदर से क्या प्रोवाइड होगा, मतलब मैग्नेटिकली कपल्ड कैसे करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी को। तो प्राइमरी का फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, ये फ्लक्स प्राइमरी पे कुछ मैग्नेट बनेगा, और मैग्नेट के अंदर से यहाँ से फ्लक्स निकलेगा। मतलब एक तो यूजेबल फ्लक्स होता है, एक लीकेज फ्लक्स होता है, दो प्रकार से फ्लक्स यहाँ से निकलते हैं। यूजेबल फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक सॉरी लिंकेज फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स दो प्रकार से होते हैं। एक लिंकेज फ्लक्स होते हैं, लिंकेज फ्लक्स, और एक होता है लीकेज फ्लक्स। ठीक है, तो दोनों अलग अलग फ्लक्स से निकलते हैं। मतलब दोनों का मतलब क्या है, लिंकेज का मतलब क्या हो जाएगा, इससे प्राइमरी और सेकेंडरी से लिंक करता हुआ, मतलब यहाँ से इस बॉडी के अंदर से जाने वाला जो फ्लक्स है, इस बॉडी के अंदर से जाने वाला फ्लक्स है, वो क्या करेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को लिंक कर रहा है एक दूसरे से। लेकिन अगर यहाँ से निकलता कोई फ्लक्स है, यहाँ से थोड़ा बहुत बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये फ्लक्स लिंक कर रहा है क्या एक दूसरे को, ये बाहर वाला फ्लक्स जो मैंने डॉट डॉट पॉइंट बना रखा है, ये लिंक कर रहा है क्या, ये लिंक कर रहा है क्या फ्लक्स किसी को, नो सर। ये लिंक नहीं कर रहा, मतलब ये लीकेज फ्लक्स, इसको बोलते हैं हम लीकेज, इसको बोलते हैं हम लीकेज फ्लक्स। मतलब ये लीकेज का मतलब क्या होगा, ये कोई काम वाला नहीं है, इसका कोई काम नहीं होता, लीकेज फ्लक्स का कोई काम नहीं होता है। जो फ्लक्स लिंकेज फ्लक्स के अंदर जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉडी के अंदर, वही फ्लक्स हमारा काम का होता है, बट लीकेज फ्लक्स कोई काम का नहीं होता है। लीकेज फ्लक्स इसलिए लीकेज फ्लक्स को बोलते हैं कि लॉसेस ज्यादा हो रही है। लीकेज फ्लक्स के कारण क्या होता है कि लॉसेस ज्यादा होती है, तो हम ट्रांसफार्मर की बॉडी इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि लीकेज फ्लक्स कम से कम रहे। इसलिए ट्रांसफार्मर की बॉडी जो बनाते हैं वो कास्ट आयरन मटेरियल के बनाते हैं, कास्ट आयरन के मटेरियल के बनाते हैं। और वापस से इसके बाहरी पार्ट्स आप देखोगे, ट्रांसफार्मर के बाहरी पार्ट्स आप देखोगे तो पतली पतली ब्लेडें लगी रहती है, पतली पतली ब्लेडें लगी रहती है। वो ब्लेडें क्यों लगी रहती है, वो कॉपर लॉसेस और एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, वो कॉपर लॉसेस और एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, और लीकेज फ्लक्स कम से कम हो, लीकेज फ्लक्स को कम से कम करने के लिए क्या करती है, वो पतली पतली ब्लेडें लगा देती है। आप लोगों ने साइड पे ट्रांसफार्मर के साइड में देखा होगा, एक ब्लेडें लगी रहती है। ठीक है, तो वो लीकेज फ्लक्स हमारे कोई काम का नहीं होता है। लिंकेज फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी में जो लिंक फ्लक्स एक दूसरे से कर रहा है, वो फ्लक्स हमारा काम का होता है। तो प्राइमरी में अगर वोल्टेज देंगे करंट जाएगी, तो सेकेंडरी में क्या जाएगा, सेकेंडरी में भी करंट जाएगा, वोल्टेज निकलेगा यहाँ पर। तो वोल्टेज किस प्रकार से निकलेगा, वो फ्लक्स लिंकेज के कारण निकलेगा, फ्लक्स लिंकेज के कारण निकलेगा। यहाँ पर अगर सेकेंडरी में फ्लक्स लिंकेज होगा, वो फ्लक्स क्या करेगा, अपने सेकेंडरी में वोल्टेज जनरेट करके अपने को देगा। तो इसका फार्मूला एक अलग होता है ट्रांसफार्मर का। कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन, आप लोग अगर आपको पता हो तो 4.44 हाई एम फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स, ये ट्रांसफार्मर की इक्वेशन होती है। अगर ये पूरी इक्वेशन अगर कंप्लीट करेंगे, अपन क्रिएट करेंगे, तो ये भी करके देखेंगे आगे, लेकिन ये इक्वेशन निकल के आती है। तो जो अपने पास सेकेंडरी वोल्टेज आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो वोल्टेज आता है, वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हाई एम, ये इस बॉडी के अंदर जाने वाला फ्लक्स, इसके ऊपर डिपेंड करता है वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज कितना है वो, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, ट्रांसफार्मर बॉडी को कितनी फ्रीक्वेंसी दी है, 50 हर्ट्ज दी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है।
तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सेकंड क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो टर्न्स है, ये टर्न्स आपने कितने लपेटे, प्राइमरी में कितने टर्न से लपेटे और सेकेंडरी में कितने टर्न से को आपने घुमाया वहां पर बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको फ्लक्स की वैल्यू दे देगा, फ्रीक्वेंसी की दे देगा, नंबर ऑफ टर्न्स, आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालो। ठीक है, तो ये हम डेरिवेट करेंगे लास्ट में, आगे करते उससे पहले और चीजें देख लेते बेसिक। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर समझ में आया, फ्लक्स लिंकेज और लीकेज फ्लक्स दोनों क्या करता है ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट है, पहली कंडीशन। मैग्नेटिकली क्या है, कपल्ड है। ठीक है, दो फ्लक्स होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में, एक फ्लक्स लीकेज, इन फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, फ्लक्स लीकेज वो हमारे कोई काम का नहीं होता, लॉसेस में चले जाता है। और फ्लक्स लीकेज हमारे काम का नहीं होता। लिंकेज क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी से लिंक होता है, वो लिंकेज जो होता है, लिंकेज फ्लक्स होता है, दोनों से प्राइमरी और सेकेंडरी से अगर लिंक कर दिया, वो फ्लक्स हमारे काम का है। ठीक है, दो प्रकार से फ्लक्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर समझ में आया? यस सर। क्या काम करता है ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, पहली कंडीशन। अब ट्रांसफार्मर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कंजर्वेटर टैंक होता है, बुक्कोल रिले होता है, सिलिका जेली होती है। देखा है, कूलिंग के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, ट्रांसफार्मर को कूलिंग कौन कौन से करते हैं, क्या क्या मेथड है कूलिंग करने के लिए। ठीक, तो ये अपना बेसिक ट्रांसफार्मर था, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर को कैसे क्या करा, उसकी इक्वेशन कैसे बनी। ठीक, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो मोटर है अपनी मशीन है, डीसी मशीन, डीसी मशीन दो प्रकार से मशीन है। ठीक है, एक तो एसी और एक डीसी। एसी और डीसी, डीसी में कौन कौन से आ जाती है, जनरेटर और मोटर आ जाती है। देखा है जनरेटर और मोटर। और एसी में एक तो सिंक्रोनस आ जाती है, एक इंडक्शन मोटर भी आ जाती है, और कौन सा आता है एसी में, अल्टरनेटर। ये डीसी पे उपयोग होने वाला है जनरेटर और मोटर। अब मोटर क्या है, मोटर अपनी एसी में भी उपयोग होती है। एसी में मोटर कौन कौन सी होती है, आप लोगों ने कभी देखी हो, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, और कौन सी मोटर होती है, सिंगल फेज, थ्री फेज, वो अलग बात हो जाएगी। फेज सीक्वेंस अलग हो जाती है कि थ्री फेज पे उपयोग होने वाली है, सिंगल फेज भी होने वाली। ठीक है, तो जनरेटर और मोटर में इस डिफरेंस क्या बताओ मुझे, कि इसमें जनरेटर को जनरेटर क्यों बोलते हैं और मोटर को हम मोटर क्यों बोलते हैं। कोई बताएगा मुझे कि क्या कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर और इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा। यस सर। हाँ बताओ। सर मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और जनरेटर। और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट ठीक करता है, है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में क्यों कन्वर्ट करती है और जनरेटर इलेक्ट्रिकल को, एक मिनट, ये इलेक्ट्रिकल है अपनी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल, ये कौन करती है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में कौन कन्वर्ट करता है, जनरेटर या मोटर। 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 ठीक है, ये मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट क्यों करता है। पहली कंडीशन तो हम, मोटर जब अपनी होती है, मोटर कोई भी मोटर होती है, वो जनरेट करके नहीं देती है, वो पावर को अपने को जनरेशन करके नहीं देती है। मोटर को क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी पड़ती है, अपने को देनी पड़ती, मतलब वो उससे ले नहीं सकते मोटर से। मोटर एक मैकेनिकल डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस को आप कोई भी मैकेनिकल डिवाइस को ले लो, तो उसमें क्या करोगे, पहले सप्लाई दोगे, पहले सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिकल पावर दोगे। तो पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल दिया और फिर मैकेनिकली उसको क्या कर रहा है, रोटर से घुमा दिया। तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस। मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल आपने सप्लाई दिया 3 तार से, वो मैकेनिकल में आपको घुमाएगा, कोई भी रोटर सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई भी मशीन को घुमा देगा, मतलब वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से जनरेटर की अगर मैं बात करूं, जनरेटर आपने पावर प्लांट पे देखा है,
कोई पावर प्लांट पे गया क्या अभी तक? पावर प्लांट पे कोई गया था क्या अभी तक? पावर प्लांट या जनरेटर जो आप लोगों ने कभी देखा हो, हॉस्पिटल के बाहर बड़े बॉक्स में लगा रहता है। जी हॉस्पिटल के बाहर बड़े बॉक्स में जनरेटर लगा रहता है, जैसे डीजल जनरेटर बोलते हैं, पेट्रोल जनरेटर भी होता है। और आप लोगों ने कभी पावर प्लांट पे कभी देखा हो तो हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, अलग अलग पावर प्लांट होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जनरेशन होता है, वहां पर पावर का जनरेट करते हैं। मतलब पहली कंडीशन तो हम मैकेनिकली उसको घुमाते हैं, मैकेनिकली घुमाते हैं और इलेक्ट्रिकल जनरेट करके लेते हैं। आप लोगों ने कभी जनरेटर देखा हो हॉस्पिटल के बाहर, या फिर आपने डीजल जनरेटर कभी शादियों में देखा हो, डीजल जनरेटर शादियों में देखा है, तो पहले क्या करते हैं, हैंडल से उसको घुमाते हैं, हैंडल से पहले घुमाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बिजली सप्लाई देता है वो अपने को। मतलब पहले उसको मैकेनिकली घुमाते हैं हम, उसके बाद हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकली मिलता है। मिलता है मोटर में पहले इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, उसके बाद हम मैकेनिकल में घुमाते हैं। दोनों चीज समझ में आ रही है, जनरेटर और मोटर की बात? यस सर। सर सुनील कर्मा कौन है? आज ही जुड़ा हूँ सर। अरे म्यूट कर ले अपना वीडियो। अच्छा ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट क्या है कि एक मैग्नेटिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल जो मशीन अगर पढ़ना हो, मशीन पढ़ने से पहले हम मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे। मैग्नेटिक सर्किट को देखेंगे कि जो हम मैग्नेट देख रहे थे, जो ट्रांसफार्मर की बॉडी क्या देख रहे थे, मैग्नेट देख रहे थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वो मैग्नेट था। तो मैग्नेट हम जनरेटर में भी मैग्नेट देखने को मिलेगा, मोटर में भी मैग्नेट देखने को मिलेगा, और सभी जितनी भी मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसमें सभी में मैग्नेट देखेंगे। तो मैग्नेट देखने से पहले आप मैग्नेटिक सर्किट पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से। आप लोगों ने कभी कभी देखा हो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक में करंट को मैं करंट बोलता हूं, तो मैग्नेटिक सर्किट में करंट को क्या बोलूंगा, मैग्नेटिक सर्किट में मैं करंट को क्या बोलूंगा, कोई बताएगा? फ्लक्स फ्लक्स। मैग्नेटिक मैग्नेटिक सर्किट में हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। उसी प्रकार रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंस रिएक्टेंस। उसको हम बोलते हैं रिलक्टेंस, रिएक्टेंस नहीं बोलते उसको, रिएक्टेंस। अच्छा ठीक है, रिएक्टेंस, रिलक्टेंस रिएक्टेंस दोनों बोल सकते हैं। और एक कंडीशन कौन सी होती है, वोल्टेज। वोल्टेज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर एन भी बोल सकते हैं उसको, एनआई, नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको, और इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स को एनआई भी बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स और मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं रिलक्टेंस। तो ये चीजें हैं। इलेक्ट्रिक में हमारे पास किसी वायर में क्या जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जाता है, तो हम उसको आई से करते हैं, एम्पियर में। मैग्नेटिक में क्या जाता है, अभी मैंने ट्रांसफार्मर की बॉडी को आपको बताया कि दोनों बॉडी के बीच में क्या जा रहा था, एक फ्लक्स जा रहा था। और उसी प्रकार से रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस और करंट क्या करती है, करंट का अपोज कौन करता है, करंट का अपोज कौन करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस करता है। उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में हम देखते हैं, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का अपोज कौन करेगा, रिलक्टेंस करेगा। ठीक है, इसके नाम याद रखना, इसको बोलते हैं फ्लक्स, इसको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, आप लिख लेना थोड़ा, इसको बोलते हैं रिलक्टेंस, इसको बोलते हैं रिलक्टेंस। तो आप लोग मैग्नेटिक सर्किट में क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट क्या करती है, वायर के अंदर जाती है जब वोल्टेज सप्लाई देते हैं, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में क्या करता है, दोनों मैग्नेट के बीच में जब हम सप्लाई देंगे तो उसमें फ्लक्स जाता है, और रिलक्टेंस क्या करेगा, अपोज चेंज ऑफ फ्लक्स, अपोज करेगा, ये फ्लक्स को जाने से रोकेगा। जिस प्रकार से हमारे सर्किट में क्या कर रहा था, करंट को जाने से एक रेजिस्टेंस से रोक रहा था, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट की अगर मैं बात करूंगा, इस मैग्नेटिक सर्किट के अंदर अगर फ्लक्स जा रहा है, तो रिलक्टेंस क्या करेगा, उस फ्लक्स को जाने से रोकेगा, उस फ्लक्स को जाने से रोकेगा। तो ये चीजें याद रखना, रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस का रूप होता है, लेकिन वो क्या करेगा, फ्लक्स को अपोज करेगा, रोकेगा जाने से। उसी प्रकार से अलग इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक सर्किट में बॉडी के बीच से क्या जाएगा, अपना फ्लक्स जाएगा। ठीक है, तो इनके अलग अलग फार्मूले हैं, इनके अलग अलग फार्मूले हैं। जैसे कि फ्लक्स की यूनिट क्या है, फ्लक्स की यूनिट क्या है, फ्लक्स
फ्लक्स की यूनिट कोई बताएगा? फ्लक्स की यूनिट क्या है? फ्लक्स की यूनिट बताएगा कोई? कोई बताएगा फ्लक्स की यूनिट? वेबर नाम सुना है? वेबर, वेबर नाम सुना है? फ्लक्स Yes, का sir. यूनिट वेबर। उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट का फार्मूला और बनता है B इक्वल टू 5/A। हम B को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आप लोगों को डायरेक्ट में फार्मूले लिखवा रहा हूँ, सिर्फ थ्योरी नहीं बता रहा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका यूनिट क्या है? वेबर। फ्लक्स का यूनिट आपको पता है वेबर। आई ए का क्या है? मीटर स्क्वायर। ए का क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है, मीटर स्क्वायर। तो हम ये कब लेते हैं? ये क्रॉस सेक्शन एरिया और मैग्नेट कब लेते हैं? ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस बॉडी से अंदर, ये मैग्नेट के अंदर से क्या होता है? फ्लक्स गुजरता है, और फ्लक्स गुजरने के साथ इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, मतलब ये और ये, इन दोनों के बीच का एरिया कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है अपना एरिया। और टोटल को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसका नाम लिख लो आप, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका यूनिट है एम्पियर, वेबर, वेबर मीटर स्क्वायर। और इसका यूनिट एक और लिखना, और टेस्ला भी बोलते हैं इसको, टेस्ला भी बोलते हैं आप इसको, हम टेस्ला भी बोलते हैं। आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, टेस्ला भी बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। और इसके साथ में एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को हम ऐसे डिनोटेट करते हैं, और एन आई अपॉन में, सॉरी, एन फाई अपॉन एल, एम्पियर टर्न्स पर मीटर, एन आई आएगा, एन आई अपॉन में एन फाई, एम्पियर टर्न्स, वेबर एम्पियर मीटर, अलग से रहेगा, एम्पियर टर्न्स उसमें इंडक्टर में आ जाएगा। ठीक है, एन फाई अपॉन में एल। तो इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का? मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का क्या है यूनिट? वेबर मीटर, वेबर मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर मीटर। वेबर क्या है? फ्लक्स का यूनिट आप जानते हो, वेबर। एल का यूनिट क्या है? स्मॉल एल। एल को किस में मापते हैं हम? मीटर में। एल को मीटर में। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये अगर मैग्नेट है अपना, ये अगर मैग्नेट हो, तो ये नंबर ऑफ, एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसको यूनिट में हम कैलकुलेट नहीं करते। और फाई क्या है? इसके जाने से, बीच की जाने वाली फ्लक्स। और ये क्या हो जाएगी? बीच की डिस्टेंस, मतलब ये एल लेंथ हो जाएगी, दोनों के बीच की लेंथ हो जाएगी। तो इसका यूनिट क्या है? वेबर मीटर।